नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक हमारी चल रही है। हमारे अतीत फर्स्ट भाग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा लेसन है इसमें आरंभिक नगर। जितने भी आरंभिक नगर हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नगर थे, जिनका निर्माण किस प्रकार हुआ और किस प्रकार के वहाँ से औजार मिले हैं, तालाब मिले हैं, या हम कह सकते हैं सड़कों का निर्माण था, किस प्रकार वहाँ की जो व्यवस्था थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, ग्रामीण थी, नगरीय थी। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से आज हम जानेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें पहले और शेयर कर दें, ताकि आपको डेली जो अन्य विद्यार्थी तैयारी करें उन्हें भी फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही वीडियो पर हम यूट्यूब पर अपलोड करें आपके पास पहुँच पाए। देखिए, बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और रीट लेवल सेकंड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या अन्य जैसे कोई विद्यार्थी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के अंदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 10 तक नवीनतम संस्करण की पुस्तक सामाजिक अध्ययन की जितनी भी है, एसएसटी की पुस्तक है, वो आपको प्रताप क्लासेस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से इनके क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको शेड्यूल भी दिया हुआ है, कक्षा 6 के लेसन दिए हुए हैं और लेसन के हिसाब से हम डेली टेस्ट आपको उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, कक्षा 6 की हमने ज्योग्राफी की पुस्तक जो है पृथ्वी हमारा आवास कंप्लीट कर दिया। अब हमारी पुस्तक चल रही है हमारा अतीत फर्स्ट, वो भी 1 या 2 दिनों में हम कंप्लीट कर दें। उसके बाद हम चलेंगे कक्षा 6 की पॉलिटिकल बुक में। मात्र आपको 100 रुपये में मिलेगी ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बेस्ट प्राइस है प्रताप क्लासेस पर। आप अन्य कहीं प्लेटफॉर्म पर जा देख लेना, आपको यही टेस्ट सीरीज कम जो है लगभग 1100 रुपये में या 2100 रुपये में, 2000 रुपये में ये ओनली टेस्ट सीरीज मिलेगी, मात्र जो हम 100 रुपये में आपको दे रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएं और अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करें। पहले पुस्तक को पढ़ें, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन करें, फिर यूट्यूब पर क्लास है ज़रूर लगाएं। तो बात करते हैं क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने। पहला प्रश्न है हमारा कथन और कारण से स्पष्ट करेंगे हम। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, क्या ये बात सही है? उसके बाद कारण कहता है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये तो आपको पता है कि 7000 वर्ष पूर्व जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसने कहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही उत्तर की चयन करें तो ए और आर दोनों सही है। कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मुख्य तथ्य की हम बात करें, लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी, फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। तो ये संकेत देती है, कन्फर्म नहीं है। तो लगभग मेहरगढ़ से जो है 7000 वर्ष पूर्व जो है कपास की होती थी खेती। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 2 नंबर प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नदियों का सूखना, यानी क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। वैज्ञानिकों ने कथन दिए थे, वो कथन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। उन्होंने कहा कि नदियों के सूखने के कारण वहाँ की जो जनता है वो खत्म हो गई। जंगलों के विनाश के कारण वहाँ की जनता खत्म हो गई। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, इसलिए वो खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होता है 1, 2 और 3। क्या हो सकता है? 1, 2 और 3 बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। देखिए, लगभग ये वर्ष याद रखना आपको, 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। क्या किया? नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। कच्चे माल का आयात कम हो गया। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। ये याद रखने सारे के सारे बिंदु, किसी प्रकार वो क्वेश्चन मैंने बनाए उसी प्रकार उठा सकता है कि जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई थी, या सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लग गए थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। यह हड़प्पा के पतन का काल था। इसके कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं कि जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों का चारा, जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं।
जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। अब आपसे पूछ ले कि नए नगरों का विकास कब हुआ था, तो 1400 वर्ष के बाद, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद में नए नगरों का विकास कब हुआ, तो 1400 वर्ष के बाद, यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है। आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। देखिए, हड़प्पा कालीन मुहर या मुद्रा या हम कह सकते हैं मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने पुस्तक पढ़ी होगी और पुस्तक के बुक्स के अंदर ये स्पष्ट दिया हुआ है कि मुहर या मुहरबंदी का काम क्या था। देखिए, इसमें इसने कथन दिए हुए हैं। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करें तो बिल्कुल कथन एक सही हो जाएगा। मुहर का जो प्रयोग है वो सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। तो इसका बिल्कुल आंसर 1 नंबर हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। मुख्य तथ्य की हम थोड़े बात करते हैं। देखिए, हड़प्पा कालीन मुहर या मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। आज भी जो है कहीं कहीं जो है मुहरों का प्रयोग होता है। जैसे आप देखते हो कि आप आय प्रमाण पत्र पर साइन करवाते हो तो टीचर जो है पहले मुहर लगाकर फिर उस पर साइन करता है। तो उसी प्रकार की पहले मुहरें बनी होती थी, उन पर अलग अलग लिपियाँ लिखी होती थी, अलग अलग नाम लिखे होते शासकों के द्वारा। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गिल्ली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होती है। अब आप पार्सल मंगाते हो, उस पार्सल को बंद देखते हो तो वो बिल्कुल बंद होता है। अगर आपको लगता कि ये पार्सल खुला हुआ तो आपको लगता है भी कहीं ना कहीं इसके साथ छेड़खानी हुई। उसी प्रकार पहले क्या करते थे, जैसे ये डिब्बा है, इस डिब्बे को जैसे बंद कर दिया, इसमें वस्तु डालकर इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे उस पर गिल्ली मिट्टी लगाकर उस पर क्या मोहर लगा देती थी। मोहर लगाने के बाद में ये जो डिब्बा अगर खुला हुआ पाया जाता कहीं बीच रास्ते में जहाँ पे उसको पहुँचाना है तो ये लगता भी हाँ ये इसके अंदर छेड़छाड़ हुई है। और अगर बंद का बंद जाता, मुहर ऊपर सेम होती तो ये सही है। इस प्रकार जो है हड़प्पा कालीन मुहर मिलने के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो इससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस प्रकार जो है इन मुहरों का प्रयोग होता था। फिर प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये इसने सही नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए, लोथल नगर से संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। देखिए, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसका आंसर इसने पूछा नहीं है, तो ये माही नदी पर नहीं है। किस पर है? माही नदी पर नहीं है। उस टाइम बात करें तो एनसीईआरटी बुक में ये साबरमती दिया हुआ है। क्या दिया है? साबरमती नदी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये उपनदी की बात करें तो भोगवा नदी पर है। ये वर्तमान में स्थान देखें तो भोगवा नदी इसका नाम है। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब हम टेस्ट डालते हैं तो उसमें रिपोर्ट लगाते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब ये है कि हम जो डाटा पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, वर्तमान का नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वर्तमान का पढ़ रखा है, वो एनसीईआरटी का जवाब हुआ वर्तमान में दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम लेवल चलेंगे बस ओनली एनसीईआरटी जो बुक में दिया हुआ है वो ही हम इसमें डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ हम नहीं डाल रहे हैं। अब देखिए, अब आपको वहाँ पे जो एनसीईआरटी में मिलेगा कि गुजरात कौन सी नदी पर था, तो साबरमती नदी ही मिलेगा। वहाँ पे आपको भोगवा नदी नहीं मिलेगा। ठीक है, लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी पर। ये याद रखना है। हाँ, ये सही है कि व्यापार के लिए ये लोथल बंदरगाह था। नगरों में, यहाँ पे नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ पे मन के बनाने का काम भी होता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, टेस्ट करते वक्त आपको अच्छी तरीके बुक पढ़नी है। बुक नहीं पढ़ोगे तो आपको डाउट रहेगा कि क्या क्वेश्चन है। देखिए, व्याख्या की बात करें, क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए
तालाब बना था, इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। यहाँ एक भंडार गृह भी था, इस भंडार गृह से कई मुहरें व मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, पत्थर के टुकड़े और अध बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो थोड़ा याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। फिर प्रश्न हम बात करते हैं 5 की, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात के एक कच्छ, इस प्रकार का जो है लिखा हुआ है वहाँ पे एनसीईआरटी बुक में। तो हड़प्पा का लोथल नगर कहाँ पे है, जो एक बंदरगाह था, व्यापार का काम होता था वहाँ पे, तो गुजरात के अंदर है, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा माल, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 6 की बात करें, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बंटा था, वह नगर कौन सा है। ये क्वेश्चन बन सकता है और हूबहू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो धोलावीरा ऐसा एक नगर था हड़प्पा का जिसमें क्या थे, ये नगर कितने भागों में, 3 भागों में बंटा हुआ था। कितने भागों में, 3 भागों में ये धोलावीरा जो है बंटा हुआ था। बाकी जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 ही भागों में विभक्त थे, ठीक है। इसके हम बात करते हैं मुख्य तथ्य की। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है, ये भी याद रखना है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान भी था। इसके अंदर यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्न में से कौन सा है। तो धोलावीरा की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये भी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थी, ठीक है। आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची में दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति बस्ती, उसके बाद में नदी जिस पर वे अवस्थित थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम बात करें, सबसे पहले हमने चर्चा की थी तो लोथल भोगवा नदी पर है, ये आपको स्थित है। फिर कालीबंगा की बात करें, ये घग्गर नदी पर है, हनुमानगढ़ में है राजस्थान के। लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनमें कंफ्यूज होते हैं हम, क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हड़प्पा किस नदी पर है और मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, ठीक है। हम बात करें तो जो हड़प्पा है वो किस नदी पर है, रावी नदी पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। तो इसका आंसर जो देखें 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मुख्य तथ्य की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो आंसर इसका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो देखिए ये है सिंधु नदी और सिंधु नदी पर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, याद रखना आपको, ठीक है। ये है यहाँ पे कालीबंगा राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये है हड़प्पा जो रावी नदी के ऊपर है, ये रही रावी नदी, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा दिया हुआ है। उसके बाद ये सिंधु की सहायक नदी है, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ठीक है। उसके बाद ये रहा धोलावीरा गुजरात के अंदर, ये जो है ना ये सारा आपने देखा होगा अंत में सीमा ये गुजरात की है। फिर ये लोथल गुजरात में है। सुरकोतदा पूछ लिया आपसे, ये भी गुजरात के अंदर है, ठीक है। ये फिर गवेरी वाला है। फिर चहुंदड़ो, ये रहा चहुंदड़ो है। फिर सोतका को है, ये स्थान यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है आरंभिक नगर जो मेन उपमहाद्वीप भारत के अंदर जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 9 की। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा है कि हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में हमें थोड़ी चर्चा करनी है कि क्या किस प्रकार गांव थे और कैसा सिस्टम था, ठीक है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे,
ठीक है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो इसमें सही जो है बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य तथ्य की हम बात करें तो देखिए, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। इनमें कृषक, चारावाई प्रमुख थे और ये जो है लोग खाने का सामान शासकों व लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, क्योंकि लकड़ी के थे तो नहीं बच पाई, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ मिले हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए प्राप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसने फसलों को सिंचाई भी दी होगी। इस कारण 4 नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए आगे बात करेंगे। सूची फर्स्ट है आयातित वस्तु और सूची सेकंड, यानी हड़प्पा वाले लोग किस प्रकार जो है वस्तुओं को, जो वस्तुएं नहीं थी उनका आयात करते थे। क्या करते थे? आयात करते थे, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए तांबा, फिर टीन, फिर सोना, फिर बहुमूल्य पत्थर। देखते हैं हम कहाँ कहाँ से कौन सा जो है प्राप्त किया जाता था, ठीक है। पृष्ठ संख्या 27 पर आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिल जाती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से क्या करते थे? आयात करते थे। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हम बात करें सबसे पहले तांबा की, तो तांबा की बात करें तो तांबा होता है राजस्थान। स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज के राजस्थान से करते थे, आज के राजस्थान से। और बात करें तो ओमान से। ये दो जो स्थान थे वो कहाँ के थे? तांबा के उत्पादन में थे। तो इसका पहले तांबा की बात करें तो राजस्थान से। फिर टीन का प्रयोग क्यों होता था? इस टीन का प्रयोग क्यों होता था? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन होती थी। अब कांसा बनाने के लिए टीन का प्रयोग किया जाता था, तो इसकी भी आयात करना पड़ता था। तो ये कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से टीन का उत्पादन होता था। अफगानिस्तान से इस टीन का उत्पादन किया जाता था, तो टीन का अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर बात करेंगे सोने की भी जरूरत पड़ेगी। तो सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता था? यानी दक्षिण भारत, यानी कर्नाटक से। आज भी बड़े खाने हैं वहाँ पे, तो कर्नाटक से सोना प्राप्त किया जाता था। फिर हम बात करें बहुमूल्य पत्थर, ये जो है ये कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? बहुमूल्य पत्थर की बात करें तो ये गुजरात, हम बात करें तो गुजरात से भी, और कुछ ईरान से भी मंगवाते थे, और कुछ कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान से भी क्या मंगाते थे? ये जो है तांबा आयातित करते थे, क्योंकि धातुओं को बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती थी, और कुछ चीज़ें तो जो है हड़प्पा के अंदर मिल जाती थी। तो याद रखना आपको इन चीज़ों को, एग्जाम की दृष्टि से हूबहू किसी प्रकार पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर टीन का जो है आयात कहाँ से किया जाता था। आगे बात करते हैं। देखिए तो इसका आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे, और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 की। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये फेयंस से संबंधित पक्का क्वेश्चन बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है, ये क्वेश्चन बनेगा। इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ये भी बिल्कुल कथन है, सही है। देखिए इसमें आंसर 1 और 2 बिल्कुल दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों कथन सही हो जाएंगे। मुख्य तथ्य की बात करें तो देखिए हड़प्पा काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो ये फेयंस है ना, ये क्या होता है? ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और किस प्रकार? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से, और उसमें गोंद मिलाकर जो है वस्तु बनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती। इस चिकनी परत के रंग प्राय क्या होते थे? नीले और हल्के समुद्री रंग के होते थे, ठीक है। याद रखना आपको, इस फेयंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो।
प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? स्पष्ट लाइन दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्न में से कौन सा है? ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो ये होगा हड़प्पा। सबसे पहले आपको पता है जब हम पुस्तक स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ जो अंग्रेज थे, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस रेलवे लाइन के पास में उन्हें क्या मिली? ईंटें मिली, और उन ईंटों को वो क्या करते गए? प्रयोग किया वहाँ पे। फिर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोजा कि ये तो ईंटें किस प्रकार कहाँ से मिली है, इतनी ईंटें नीचे जो है कहाँ से दबी हुई, इस प्रकार उन्होंने खोजा, तो हड़प्पा सभ्यता था वो। ठीक है, देखिए हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कपड़े के टुकड़े पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न की, और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मोहनजोदड़ो से, मैंने पहले भी आपको तथ्य में बताया था कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से केवल औजार व हथियार बनाए जाते थे, मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये तो बिल्कुल सही है, मुहरे बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखें, और तांबे और कांसे के केवल औजार नहीं बनाए जाते थे, पत्थर के भी बनाए जाते थे औजार, और सोने चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि आयात किया जाता था और आयात करके उनका जो है धातु के रूप में प्रयोग करके उन्हें बर्तन बनाए जाते थे, मोहरें वो बनाई जाती थी, चांदी के गहने बनाए जाते थे। तो इसका आंसर, इसका जो है 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए पुरातात्विदों को अनेक चीज़ों जैसे हड़प्पा सभ्यताओं से प्राप्त हुई, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई। इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने व बर्तन बनाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ये मोस्ट कर लेना, किनके चित्र मिलते थे? जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर पत्थरों की मुहर बनाई जाती थी और इन मुहरों पर चित्र किसके थे? जानवरों के। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना, मुहरों पर पच्चीकारी करना। अगला प्रश्न देखिए 16, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है? इस प्रकार आपने देखा होगा एक मूर्ति बनी हुई है और इस प्रकार, ठीक है, तो वहाँ पे उस पर फूल से जो है कढ़ाईदार वस्त्र की जो है मूर्ति बनी हुई है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से जो मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। देखिए हम देखिए, ये है मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इनमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये मैंने उठाया था, नीचे दाएं दिया हुआ था कि कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। ये देख सकते हो, ये है कढ़ाईदार वस्त्र, ठीक है, ये पहने दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद मनके के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, मनकों के निर्माण के लिए कार्निलियन पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। देखिए ये है बाट, पत्थर के बाट देखो कितने
ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चरट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया होगा। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चरट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, न कि चूना पत्थर का। उन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता था। मनके के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखिए, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तीनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे, 1 2 3। क्या हो जाएगा, जो है केवल 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर किस तरह की, तो आपने देखा होगा किस प्रकार जो है मकान बनाए हुए हैं पूरे इस प्रकार जो है, और गलियां बनाई हुई है, किस प्रकार नालियां बनाई हुई है, क्योंकि पूरी योजना बनाई गई है। उसी योजना के तहत ही जो है इस स्थल को बनाया गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, बिल्कुल दिया हुआ है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, बिल्कुल सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि उनकी सफाई आसान से हो। नहीं, इन नगरों में नाले जो है पूरे जो है ढके हुए होते थे, लेकिन बीच बीच में इनको खुला रखा जाता ताकि इनकी बीच में से सफाई हो सके। ठीक है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो ये 3 नंबर बिल्कुल कथन गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही और चौथा सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है भवन, नाले और सड़क। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्योंकि इनमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो सिंध पाकिस्तान में हुआ है, गुजरात भारत के अंदर, लोथल राजस्थान भारत के अंदर, कालीबंगा और हरियाणा के अंदर है भारत, और पंजाब भारत के अंदर। तो सारे जो है बिल्कुल पांचों के पांचों कथन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण व पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं, धारदार वाले। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित बताइए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये भी कह सकते हैं बिल्कुल कथन सही है। तो दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। सही नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल सही है।
इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, बिल्कुल सही है, ताकि पानी रिसाव ना हो। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई, बिल्कुल कथन गलत है ये। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। देखते हैं मुख्य तथ्य की बात करें। देखिए ये है कुआं भी बना हुआ है और ये इस प्रकार नालियां बनाई हुई, क्योंकि इस स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के लिए बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित पर कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। क्या यह बिल्कुल कथन सही है? ठीक है, सही है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़े लेकिन निचले इलाके में बना था, सही है। पुरातात्विकों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर का, बिल्कुल सही है। इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी जो है कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, बिल्कुल जो है कथन गलत है। किसकी बनी हुई थी? पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, चारदीवारी, तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। व्याख्या की बात करें, ये देख सकते हो, ये जो दीवारें बनी हुई थी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई इस प्रकार होती थी और पक्की ईंटें थी। क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार की इनकी चिनाई की जाती थी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गुजरात, पंजाब और काबुल। तो हड़प्पा पुरास्थल कहाँ पे है? ये जो है पुस्तक आप पढ़ते हो तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा होता है पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, और जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरिंग ने अच्छी ईंट की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली, जिससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। यहाँ पे मुहावरे नहीं है, मुहरे हैं। मुहरे बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर है, ये मोहरे नहीं है, मुहरों पर सामान्य किनके बने हुए चित्र मिलते थे? तो जानवरों के चित्र। किनके? जानवरों के चित्र मिलते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे और इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी? 3900 साल पहले। कब हुई थी? 3900 साल पहले। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणालियों, वही पहले हमने चर्चा की थी। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे आपके लिए, और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ें। हमने मेहनत की आपके लिए, स्पेशल इन क्वेश्चनों को निकाला है। तथ्य भी आपको साथ में दिया जा रहा है, साथ में चित्रों की सहायता से आपको बताया जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रही हैं, या केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे एनसीईआरटी का मैटर आता है, चाहे रीट लेवल 2 की तैयारी करें जहाँ पे रीट का स्पष्ट दिया हुआ है, चाहे आप ऑल स्टेट टीचर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो है मैटर आपके दिए हुए हैं। डेली लेसन वाइज आपको क्वेश्चन मिलते हैं और इससे बाहर नहीं मिलेगा। और अच्छी तरीके से पढ़िए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर लें। क्या लें? ये जो टेस्ट सीरीज है कक्षा 6 से 10, इसको जरूर लें। 100 रुपये में मात्र आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके टेस्ट को कीजिए। जय हिंद, जय भारत।